हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन में अभी तक हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन देखा था। लीनियर रिग्रेशन को हमने स्क्रैच से इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। फिर हमने साइकिड लर्न की हेल्प ली थी। एसके लर्न लाइब्रेरी को यूज़ करके हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था कि लीनियर रिग्रेशन कैसे बैकएंड में काम करता है, ठीक है। मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में हमने देखा था वो काम कैसे करता है, उसकी थ्योरेटिकल पार्ट देखा था हमने, ठीक है। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोगों ने देखा था बैकएंड में कैसे काम होता है, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन में हम उसको स्क्रैच से कैसे हम बेस्ट फिट लाइन फाइंड करते हैं, फिर उसको कैसे हम क्या कहते हैं उस लाइन को, मतलब उस जैसे हमारे पॉइंट हैं उसके लिए बेस्ट फिट करते हैं हम, मतलब बेस्ट फिट करते हैं उस लाइन को पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स पे, ताकि हमारी जो मॉडल की एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो सके टाइम के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। आखिर पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर क्या बोलते हैं आपने मेरी पॉलिनोमियल की जो थ्योरेटिकल वीडियो थी वो देखी होगी, तो मैंने वहाँ पर डिटेल में समझाया था पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्यों हमें उसकी ज़रूरत पड़ी, हमारा लीनियर रिग्रेशन से काम क्यों नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है और यूज़ में क्यों लेते हैं हम इसको। लीनियर रिग्रेशन में ऐसी क्या खामियां रह गई थी, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो हम लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो सपोज़ हमारा कुछ इस तरीके का डेटा है, कुछ नॉन लीनियर डेटा है हमारे पास। तो इसमें अगर हम अपनी बेस्ट फिट लाइन फिट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके की फिट होगी, क्योंकि वो हमारा लीनियर रिग्रेशन है। हमारे लिए लीनियर लाइन हम क्या करेंगे, हमारा मॉडल जो है एक लीनियर फॉर्म में एक प्रिडिक्शन करके देगा, जो हमारा बेस्ट फिट लाइन होगी वो लीनियर होगी, लेकिन हमारा जो डेटा है वो नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर के लिए वैसे तो बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं हमारे पास और भी, लेकिन उनमें से एक पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी है। हम पॉलिनोमियल को भी नॉन लीनियर डेटा के लिए यूज़ में लेते हैं। अब इसके लिए हमारे पास क्या क्या प्रीरिक्विजिट होने चाहिए। सबसे पहला तो लीनियर रिग्रेशन हमें पता होना चाहिए। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप पहले जाइए मेरी पुरानी लीनियर रिग्रेशन की वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, हमारा लॉस क्या होता है, ठीक है। लॉस क्यों हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, लॉस को एरर फंक्शन को हमें कैलकुलेट क्यों करना पड़ा, हमें इतना ज़्यादा डिपेंड क्यों होते हैं एरर फंक्शन को फाइंड करने में और उसको मिनिमाइज़ करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, कैसे यूज़ में आता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इन सब पे डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप जाइए मेरे नाम के साथ सर्च करिए, आपको मिल जाएंगी। वरना आप मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे डिटेल में इसका आप समझ जाएंगे। मैंने वहाँ पे डिटेल में वीडियो बना रखी है, इनके रिस्पेक्टिव वीडियोस बना रखी हैं। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा सा लीनियर रिग्रेशन का इनका थोड़ा हम ब्रीफ ले लेंगे, जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉस्ट फंक्शन की हम उसका वहाँ पे ब्रीफ ले लेंगे। ग्रेडियंट डिसेंट का जहाँ पे यूज़ पड़ेगा हम उसका वहाँ पे ब्रीफ ले लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन का ब्रीफ ले लेते हैं। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ ताकि ये सही से दिखे, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, हमारा कोरिलेशन फाइंड करने के यूज़ में आता है। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ फीचर्स होते हैं और उन फीचर के लिए हमें कोई एक डेडिकेटेड या फिर हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसीलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ये हमारा डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारी एक्स की वैल्यूज़ पे। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे हमारी वाई की वैल्यू भी चेंज होगी। इस लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमने मैथ्स में पढ़ा है। ये हमारे लाइन की इक्वेशन होती है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। y क्या होता है, y हमें फाइंड करना होता है। m क्या होता है, हमारा कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट यानी स्लोप होता है, ठीक है। y हमारा स्लोप होता था, c हमारा एक कोई कांस्टेंट होता था और x तो हमारा है ही, ठीक है। x की वैल्यू हमें पता ही है, x हमारे दो एक्सेस होते हैं x और y। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिलती थी, y की वैल्यू हमें यहाँ से मिलती थी, तो उसके हेल्प से हम वैल्यू पुट करके एक लाइन
एक लाइन हम फाइंड करते थे, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं हम, किसके लिए, लीनियर रिग्रेशन के लिए। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है इसमें, बीटा 0 आ जाता है हमारे c की जगह पे जो हमारा इंटरसेप्ट होता है, और बीटा 1 आ जाता है हमारा m की जगह पे, ठीक है। बीटा 1 x1 प्लस, अगर हमारे पास एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, तो हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लीनियर रिग्रेशन का। और अगर हमारे पास मल्टीपल फीचर होंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट बढ़ जाएंगे और x की वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी, ठीक है। हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ये वैल्यू भी ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है y इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस अप टू बीटा n xn, ठीक है। बीटा 0 हमारा स्लोप हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया। बीटा 1 हमारा कोफिशिएंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जिस पर्टिकुलर फीचर के लिए हम बात करेंगे ये उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है y हमारी टारगेट वेरिएबल है जो हमें फाइंड करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल। x1 x2 हमारी फीचर्स हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n हमारे कोफिशिएंट ऑफ x हैं, और बीटा 0 जो है वो हमारा इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट ऑफ y, ये हमारा इंटरसेप्ट ऑफ y है, ठीक है। आई होप कि आपको लीनियर रिग्रेशन समझ में आ गया होगा कि आखिर लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन की, ठीक है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है, एक सेकेंड मैं यहाँ पर ये यूज़ कर लूँ, राइट। इसको अगर हम बात करें तो LR कैन परफॉर्म वेल ओनली व्हेन वी प्रोवाइड लीनियर काइंड ऑफ डेटा। जैसे कि मैंने बताया था, अगर हमारे पास लीनियर डेटा है तो हम आंख बंद करके उसमें लीनियर रिग्रेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ करेंगे विदाउट एनी डाउट। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास थोड़ा सा नॉन लीनियर डेटा आ गया, हमारे पास नॉन लीनियर डेटा आ गया तो हम उसमें लीनियर रिग्रेशन कितना ही भी मर्जी फिट कर लें, डेटा कितनी मर्जी प्री प्रोसेस कर लें हम डेटा की, वो हमें एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं देगा, क्योंकि डेटा हमारा लीनियर है ही नहीं, वो उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। तो हम कैसे उसमें वो चीज़ फिट कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। एक स्क्वायर चीज़ की कोई चीज़ है, आपके पास स्क्वायर शेप की कोई चीज़ है, और आपके पास एक वो है, क्या कहते हैं उसको, कंटेनर है, वो राउंड शेप में है। अब क्या आप ये स्क्वायर को इस स्क्वायर को आप इस सर्कुलर उसमें फिट कर सकेंगे? जो आपका कंटेनर है, सर्कुलर कंटेनर है, क्या आप इसको इसमें फिट कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत मशक्क़त के बाद आप कर भी देंगे, लेकिन फिर भी इसके कॉर्नर्स में स्पेस बची जाएगी, आप उसको एक्यूरेटली फिट नहीं कर पाएंगे। इसको फिट करने के लिए आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्स ही चाहिए पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर हमारा है, अगर हमारे पास नॉन लीनियर डेटा होता है तो हम उसमें लीनियर रिग्रेशन का यूज़ भले ही कितना ही भी अपना टाइम खपा लें, वो वर्थ इट नहीं रहेगा हमारे लिए। तो इसीलिए हमारी पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज़ में आती है, ठीक है। We have some non-linear data. What if we have some non-linear data? LR we tend to fail for that particular kind of data. यही मैंने अभी आपको बताया कि LR कितना ही भी मर्जी आप फिट कर लीजिए, वो नहीं फिट हो पाएगा। वो थोड़ा बहुत एक्यूरेट होगा ऑल्दो, लेकिन उसकी एक्यूरेसी उतनी परफेक्ट नहीं होगी जितनी कोई और एल्गोरिदम उसके लिए होगी, ठीक है। तो देन कम्स द नीड ऑफ पॉलिनोमियल रिग्रेशन, इसीलिए हमारे पास पॉलिनोमियल रिग्रेशन की ज़रूरत पड़ी। तो इट यूजेस द सेम फॉर्मूला लाइक LR, ठीक है। जो हमारा LR है, लीनियर रिग्रेशन है, वो जो लाइन की इक्वेशन यूज़ करता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसी का जो अपडेटेड फॉर्म था जो मैंने अभी आपको बताया था, बीटा 0 प्लस बीटा 1 सेकेंड, बीटा 0 प्लस बीटा 1 x, ठीक है। ये हमारा इसी को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ हमारी पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन हो जाती है। ये इक्वेशन रही y इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x प्लस बीटा 2 x टू दी पावर 2 एंड बीटा m x टू दी पावर m। अब यहाँ पर हम इसका एक्सपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर ले लेते हैं। हम इसको ना इसकी पावर ले लेते हैं, कुछ एक डिग्री ले लेते हैं हम इसकी। इससे क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो जो हमारी वो है वो नॉन लीनियर हो जाता है, नॉन लीनियर की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो हमारी x की ओरिजिनल वैल्यू है ना, इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ उसकी एक्सपोनेंशियल पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो हमारा
मॉडल है वो, जो हमारा मॉडल है वो डेटा की तरह बिहेव करने लगे और उसके लिए एक राइट प्रिडिक्शन, जो राइट एक्यूरेसी है वो फॉर्म करके दे हमें, ठीक है। ये जो हमारे x2 xm है ये ड्राइव्ड हुए हैं हमारे फीचर से, जो हमारा x फीचर है उसी से हम इसको ड्राइव करते हैं और कहीं से नहीं आता है, ठीक है, उसी से ड्राइव करते हैं। और बाकी ये जो बीटा 0 बीटा 1 ये सारी चीज़ें हैं तो वही हैं। बीटा 0 हमारा इंटरसेप्ट ऑफ y है और बीटा 1 बीटा 2 और बीटा m ये हमारे कोफिशिएंट ऑफ x हैं, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइब्रेरीज, कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो जो लाइब्रेरी हमें ज़रूरत पड़ेंगी, एज यूजल हमें ज़रूरत पड़ती है लाइब्रेरीज़ की, तो हम कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। पांडास की ज़रूरत पड़ती है, हम डेटा फ्रेम पे काम करते हैं तो पांडास की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हम ये बहुत पहले से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, अब तक तो आपको पता चल गया होगा। और नमपाई, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए हम नमपाई का यूज़ करते हैं। और फिर डेटा विजुलाइज करने के लिए matplotlib.pyplot। ये हमने कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर, तो ये हमारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई हैं, ठीक है। अब हम अपने डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं, पांडास से, पांडास की हेल्प से हम अपने, एक सेकेंड, सॉरी, डेटा इज इक्वल टू pd.readcsv। अब तो आई थिंक मेरे साथ आपको भी ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। हम अपने डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। डेटा का हम हेड देख लेते हैं कि हमारा डेटा दिखता किस तरीके का है। और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हाइट, ठीक है। एज के साथ, जैसे इस की एज है 10 साल, 10 साल के बच्चे की हाइट इतनी होनी चाहिए 138, 11 साल के बच्चे की भी 138, 12 साल के भी 138, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कुछ डेटा है, हाइट वर्सेस वेट हमारा कुछ डेटा है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन, जो हमारी लीनियर रिग्रेशन है उसको चेक कर लेते हैं कि हमारा लीनियर, अगर हम नॉन लीनियर डेटा पे लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है, मतलब कैसा उसका आउटपुट आता है, वो कैसी लाइन फिट करके देता है और आउटपुट उसका कैसा आता है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो उससे पहले हमें पता है, हमें अपने डेटा सेट को x और y डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। तो हम x में डाल देते हैं जो हमारी x की वैल्यूज़ हैं और y की वैल्यूज़ हम y में डाल देते हैं। तो x के लिए x में हम डालेंगे अपनी वेट की वैल्यू, ठीक है। तो जो हमारी वेट की वैल्यू, सॉरी, जो हमारी एज है, हाइट वर्सेस एज होगा ये, ठीक है। चलिए वो जो भी डेटा सेट है वो उसी का नाम रहने देते हैं, डेटा सेट के नाम से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। डेटा डॉट ड्रॉप, इसमें से हम कौन सा हाइट वाला फीचर जो है, क्योंकि हाइट जो है वो हमारा y में जाएगा, ठीक है। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको हम यहाँ पर से ड्रॉप कर देंगे। कहाँ से ड्रॉप करेंगे, एक्सिस इज इक्वल टू 1, फर्स्ट एक्सिस में से, ये हमारी फर्स्ट एक्सिस है, इसमें से हम पूरा ये वाला जो कॉलम है डिलीट कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे और y में इसको एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार हम देख लेते हैं हमारा x किस तरीके का है। देखिए x में हमारी सारी एज की वैल्यू आ गई और y में हमारी सारी जो हमारी हाइट थी उसकी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब हमने अपना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट कर लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन को फिट कर लेते हैं। हम चेक करते हैं कि हमारा नॉन लीनियर डेटा में लीनियर रिग्रेशन किस तरीके से बिहेव करता है। तो उसके लिए हम sklearn की लाइब्रेरी यूज़ कर लेते हैं। इसको हम स्क्रैच से नहीं देखेंगे क्योंकि हम इसको पहले देख चुके हैं, तो उसको वापस से देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। हम sklearn में से अपने लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम को इंपोर्ट कर लेंगे और फिट करके देखेंगे। एक सेकेंड, ये रन हो रहा है, लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, मॉडल बना लेते हैं, मॉडल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। मॉडल इज इक्वल टू हमारा लीनियर रिग्रेशन को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे।
अब हम इसमें फिट कर लेते हैं, ठीक है, अपने मॉडल को फिट कर लेते हैं, मॉडल डॉट फिट। ये चीज़ें तो आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होंगी कि हम कैसे मॉडल को फिट करते हैं और कैसे क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, लीनियर रिग्रेशन इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, ये वाली सेल अभी रन नहीं हुई थी, सॉरी। तो यहाँ पर हमारा मॉडल फिट हो रहा है। तक हम क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रिडिक्शन भी इसका फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली सेल देखिए सक्सेसफुली रन हो गई है, यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन हमारा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट किसके लिए करेंगे, हम एक्स की वैल्यू के लिए करेंगे, क्योंकि हमारा बहुत छोटा सा डेटा है। अगर हम अपने डेटा की वो देखें, एक सेकेंड, अगर हम अपने डेटा का शेप देखें तो डेटा डॉट शेप, इसका शेप कुछ 71 इसमें रोज है। अब हमारे 71 क्या कहते हैं उसको, डेटा पॉइंट है और 2 कॉलम है, ठीक है। एक फीचर है हमारा और एक जो हमारी वाई की वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा हमारे पास वो है नहीं, तो हमने क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, हम मॉडल में पहले स्प्लिट करते हैं, ठीक है, अपने डेटा को। तो यहाँ पर हम स्प्लिट क्या करेंगे, 71 को कितने ही उसमें वो कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट कर लिया वाई प्रिडिक्ट की। अगर हम वैल्यूज़ देखें तो वाई प्रिडिक्ट की वैल्यू देखें तो कुछ इस तरीके का इसने एक प्रिडिक्शन कर दिया। इसका मतलब हमारा मॉडल काम कर रहा है, कुछ प्रिडिक्शन कर रहा है हमारा मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्कैटर प्लॉट करेंगे। उससे क्या करेगा, उससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो डेटा पॉइंट हैं उसके लिए हमारी जो हमने ये जो प्रिडिक्शन फाइंड किया है, जो हमारी बेस्ट फिट लाइन है वो कैसे बिहेव कर रही है, वो हमारे कितने डेटा पॉइंट को कवर कर रही है, ठीक है। तो हम एक स्कैटर प्लॉट SCATTER स्कैटर प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। इसका कलर दे देते हैं हम ब्लू। लेबल होगी ये हमारी एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यूज हो जाएंगी। अब हमारी जो हमारी लाइन हमने प्लॉट करी है उसको भी प्लॉट कर लेते हैं, x, वाई प्रेड, ठीक है, वाई प्रेड। इसका कलर हम दे देते हैं कुछ और, कलर इक्वल टू रेड दे देते हैं, और इसका लेबल हो जाएगा हमारा प्रिडिक्टेड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लीजेंड कर देते हैं इसको। लीजेंड से क्या होगा, हमारी ये जो लेबल्स हैं वहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएंगी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी डेटा विजुअलाइजेशन की है, वहाँ पर जब मैं आपको बताऊंगा तो आप इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम विजुअलाइजेशन क्या होता है, हम कैसी चीज़ें करते हैं, ये सारी चीज़ों में डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है। एक्स लेबल हम क्या दे देते हैं, एक्स लेबल में हमारी एक्स की वैल्यू है तो हम एक्स ही दे देते हैं, और वाई लेबल में हमारी वाई की वैल्यू है तो हम इसका लेबल वाई दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ये देखिए, ये हमारे डेटा पॉइंट है, ठीक है। हमारा कुछ इस तरीके का डेटा पॉइंट है हमारी कुछ इस तरीके के, और ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन इसने बेस्ट फिट लाइन फिट कर दी है, ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि अब ये इतना अच्छा तो हमारा है नहीं, इतनी अच्छी प्रिडिक्शन तो है नहीं। क्यों, क्योंकि डेटा हमारा नॉन लीनियर है और प्रिडिक्शन हुई है लीनियर के लिए, तो वो चीज़ें तो सही नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब यूज़ करेंगे हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन का, ठीक है। अब जैसे अगर आप इसको देखें तो ये हमारा क्लियरली क्या बोलते हैं, एक अंडर फिटिंग प्रॉब्लम हो जा रही है, ठीक है। इसमें अंडर फिटिंग कैसे आई है, क्योंकि जब ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए ही हमारा मॉडल अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है ट्रेनिंग के लिए, तो टेस्टिंग के लिए हम कैसे भरोसा कर लें कि टेस्टिंग के लिए उसकी वैल्यू अच्छी आएगी, ठीक है, वो उसकी एक्यूरेसी इम्प्रूव होगी। क्योंकि जब ट्रेनिंग के लिए हमारी एक्यूरेसी सही आएगी, इम्प्रूव्ड आएगी, तभी तो हमारी टेस्टिंग के लिए भी हम सोच सकते हैं ना, हम सोच सकते हैं कि टेस्टिंग के लिए भी हमारी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। तो ये कंडीशन हो जाती है हमारी ओवर फिटिंग की, सॉरी अंडर फिटिंग की, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे फीचर्स हैं, जो हमारी एक्स की वैल्यू है, उसको कुछ उसकी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कुछ उसकी पावर ले लेते हैं, ठीक है।
उससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे उसका स्क्वायर ले लेंगे 1/2। ज़रूरी नहीं है कि उसकी पावर उसका स्क्वायर करें, क्यूब करें, ठीक है। हम उसकी 1/4 ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक्सपोनेंशियल पावर ले लेते हैं ताकि हम लीनियर रिग्रेशन को, सॉरी पॉलिनोमियल रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। उसकी कोई डिग्री ले लेते हैं, तो हमारी x, इसका लेबल ले लेंगे हम, एज था शायद हमारा, यस एज था, तो एज का स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू x, मल्टीप्लाई करेंगे हम एज से, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी ले लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अभी हम सिर्फ 2 ही एडिशनल फीचर ले रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप जितना मर्जी, मतलब आप देख सकते हैं मॉडल की, उसके हिसाब से वो आप थोड़ा बहुत ट्वीकिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो एक वैल्यू हमारी 10 है, एक वैल्यू 1000, तो इसको क्या करते हैं, हम अपने डेटा को नॉर्मलाइज कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं हम अपने डेटा की, ताकि हमारा जो डेटा है ना वो 0 से 1 के बीच में रहे। तो इससे क्या है, जो हमारा मॉडल है वो थोड़ा एफिशिएंट वर्क करता है और थोड़ा जल्दी काम करता है, क्योंकि हमारी जो मशीन है, आपको पता होगा, वो या तो 0 समझती है या 1 समझती है। इसके अलावा उसके लिए कोई भी वैल्यू काम की नहीं है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है कि आप अपने डेटा को जो है, ठीक है, आप अपने डेटा को नॉर्मलाइज करें। अब हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारी x की वैल्यू थी ना, जो हमारी सपोज ये 10 है, ये 11 है, इसको हमने जो इस वाली रो में, इस वाले कॉलम में जो मैक्स वैल्यू होगी ना, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वैसे ही इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ये हमारी वैल्यू जो है नॉर्मलाइज हो जाएगी और 0 से 1 के बीच में ही रहेंगी, ठीक है। अब अगर हम इसका हेड देखें, ठीक है, तो ये देखिए हमारी वैल्यूज कुछ 0 से 1 के बीच में लाई कर रही हैं, ठीक है। अब हमें क्या कर ज़रूरत पड़ेगी, हमें सॉरी हमें n की ज़रूरत पड़ेगी, हमें टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पॉइंट हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम हमारे मतलब जो 71 डेटा पॉइंट्स हैं ना, तो उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम उसको SHAP शेप 0, ठीक है, इसमें हम सेव कर लेते हैं। अब ये n क्या है, n हमारी होगी 71 वैल्यू, यानी जो हमारे ये एज में जितने हमारे वो होंगे ना डेटास, जो हमारी रोज़ हैं, कितनी रोज़ हैं, 71 रोज़ होंगी इसमें हमारी। तो वो सारी हमने n में स्टोर करके रख लिए, ताकि हम जब अपना कॉस्ट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे, कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो 1/2n समेशन ऑफ y हैट माइनस y, ठीक है, y का स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा। तो वहाँ पर जो 1/2n होता है ना, जो वो हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने इसको पहले से ही स्टोर करके रख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें वही जो हमारी लाइन थी, एक सेकेंड में यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊँ। तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, mx प्लस सी। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन थी। तो अब हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस फंक्शन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारी x और ये जो बीटा है, यहाँ पर हमारा ये हमारा बीटा 1 हो जाएगा। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ये बीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो x और बीटा की हेल्प से हमें y को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा, जो हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन होगा। तो हम एक हाइपोथेसिस फंक्शन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, डेफ हाइपो। इसमें हमारी क्या क्या वैल्यूज आएंगी, एक तो हमारी x की वैल्यू आएगी और आएगी हमारी बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो हम एक अपना हाइपोथेसिस फंक्शन फॉर्म कर ले रहे हैं, h नॉट इज इक्वल टू, अब हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन क्या था, x मल्टीप्लाई बाई बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ये कैसे हुआ। तो हमारा फॉर्मूला था y इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1, बीटा 1 x1। यहाँ पर x1 नहीं है, यहाँ पर हमारी x की जो हमारी पावर्स हैं, बीटा 2 x स्क्वायर प्लस बीटा 3 x की पावर 3, ठीक है, ये हमारी यहाँ पर वैल्यू होगी। तो हमें बीटा और x की हेल्प से हम y को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं,
बीटा और एक्स को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, हर इसमें बीटा और एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा बीटा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी चीज़ को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 ही रहता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा x1 हो जाएगा, x1 है हमारा, सॉरी, ये हमारा x2 है, ये हमारा x3 है। वैसे ही हम x0 ले लेते हैं, x0 की हम सारी वैल्यूज़ 1 1 1 1 कर लेंगे ताकि ये हमारा इजी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस है हमारा x इंटू बीटा, x है हमारी ये, ठीक है, हमारे फीचर्स, और बीटा हो गया ये हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, इसको मैं पहले रिटर्न करवा लूँ। रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमें सबका सम, ठीक है। अब ये सम क्यों हमें वो कर रहा है, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सम ही तो कर रहे हैं ना, यहाँ पर प्लस, ठीक है, ये जो हमारा प्लस का साइन है ना, इसीलिए हम यहाँ पर सम को रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। np डॉट सम, हमारी जो ये हाइपोथेसिस है, कहाँ से, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमें रिटर्न करके दे देगा जब हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे। लास्ट में जो हमारा एक सेकेंड, जो हमारा सपोज ये हमारी लाइन आएगी ना, जो हमारा ये भी कर्व आएगा, जो हमारा बेस्ट फिट कर्व आएगा, वो ये तब में हमारी काम आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, वो 1 1 1 1 1, यानी हमारा जो x0 है उसको हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला फंक्शन, ये जो हमारा ये डेटा है, इसमें वो कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, pd डॉट कॉनकैट, पांडा से हम कॉन्कैटिनेशन का एक फंक्शन को यूज़ करेंगे, उसका pd डॉट कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए हम कॉन्कैटिनेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सीरीज़ बना रहे हैं, ठीक है। सीरीज़ किसकी बना रहे हैं, 1 की सीरीज़ बनाएंगे, ताकि अगर हम किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसका हमें इंडेक्स भी चेंज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हमारा ये इंडेक्स है एज स्क्वायर, एज की पावर क्यूब, ठीक है। ऐसे करके हमारा, ऐसे ही हमें क्या बोलते हैं, उसका इंडेक्स भी देना पड़ेगा। तो हम उसका इंडेक्स दे देंगे x डॉट इंडेक्स, ठीक है। अब इसके इंडेक्स का हम नाम दे देते हैं नेम इज इक्वल टू, इसका नेम क्या देते हैं हम, इसका नेम जैसे हमारा ये सारी हमारी एज से रिलेटेड है, तो हम एज टू दी पावर 1 दे देते हैं, ठीक है। एज टू दी पावर, सॉरी 0 दे देते हैं, एज की पावर 1, तो ये हो गई हमारी एज की पावर 0, यानी x0 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, x0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, ठीक है। अब यहाँ पर किस में डालेंगे हम, x में डालेंगे, और कहाँ पर डालेंगे, x इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं इसको आपको हेड दिखाऊं इसका, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी, एक सेकेंड, यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारी एक सीरीज आ गई, 1 1 1 की सीरीज आ गई, जैसे ये हमारी x0 हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू बीटा 0 x टू दी पावर 0 प्लस बीटा 1 x टू दी पावर 1 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारा x0 है ये, ठीक है। ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, और ये हमारा हो गया x3, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, यहाँ पे तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अगर कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उसको तुरंत सॉल्व करूँगा, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, अभी तक हमने बेसिकली देखा था, एक लीनियर रिग्रेशन फॉर्म करी थी अपने नॉन लीनियर डेटा के लिए। फिर इनकी पावर, जो हमारा x की वैल्यू थी, उसका जस्ट हमने एक्सपोनेंशियल पावर लिया, उसका हमने जस्ट, ताकि हम अपने उसको नॉन लीनियर की तरफ ले जा सकें, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या किया, डेटा को नॉर्मलाइज किया है, ठीक है। नॉर्मलाइज करने के बाद जो हमारा हाइपोथेसिस एक फंक्शन था, एक हाइपोथेसिस फंक्शन बना लिया, ताकि हम अपनी y की वैल्यू को जो है, y को प्रिडिक्ट कर सकें, ठीक है, फ्यूचर में अपने y को फाइंड कर सकें। और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक एडिशनल फीचर एडिशनल क्या कहते हैं उसको, फीचर यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हमें क्या करना है, हमें अपना कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है।
और जो सी हमारी जो हमारा कर्व आएगा, ठीक है, जो हम कर्व फाइंड करेंगे उसके लिए जो से भी कर्व के लिए हमारा एरर मिनिमम होगा, ठीक है। यानी हमारी एक्स और बीटा के लिए जो हमारा मिनिमम, हमारा क्या कहते हैं उसको, जो हमारी बीटा की वैल्यू है जिसके लिए हमारा मिनिमम एरर होगा ना, वो हमें चाहिए होगा। तो उसके लिए भी हम एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉस्ट फंक्शन का एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारी एक्स आएगी, वाई आएगी और आएगा हमारा बीटा, ठीक है, बीटा। अब इसका फंक्शन क्या होता है, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। वैसे तो आई है कॉस्ट फंक्शन बेसिकली जो हमारा एरर होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम कॉस्ट फंक्शन की यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन को हम डिनोट करते हैं जे थीटा समेशन ऑफ, एक सेकेंड, समेशन ऑफ, ये जो हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन है, ठीक है, हाइपोथेसिस फंक्शन हमारा माइनस करते हैं जो हमारी वाई एक्चुअल वैल्यूज़ है, ठीक है, जो हमारा वाई एक्चुअल है, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं उसका होल स्क्वायर से, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा कि कॉस्ट फंक्शन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। ये हमारा कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला है 1/2n समेशन ऑफ हाइपोथेसिस माइनस जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ठीक है। ये जो हमारा हाइपोथेसिस है ये हमारा वाई हैड भी कहते हैं इसको हम, ठीक है, वाई हैड भी कहते हैं। कहीं आपको पता चले, कहीं आप देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, हाइपोथेसिस और वाई हैड भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमारा वाई एक्चुअल है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है, इसको हमें बेसिकली मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। जिस भी वैल्यू के लिए हमारा ये मिनिमम होगा ना, हमारा कॉस्ट फंक्शन जो हमारा एरर है, मैं यहाँ आपको बताऊँ, वैसे तो तरीके का लीनियर डेटा है, ठीक है, और ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है, ठीक है, बेस्ट फिट लाइन है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो हमारा एक्चुअल पॉइंट है और ये जो हमारा प्रिडिक्टिव पॉइंट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये होता है हमारा एरर, ठीक है। और इन सब का सम करते हैं हम, ये जो समेशन है हमारा, इनका सम करते हैं और इसके सम की जो वैल्यू आती है ना, सपोज +20 आ गई किसी की, तो हमको इसको मिनिमाइज करना होता है जिस भी लाइन के लिए। सपोज इस वाली लाइन के लिए हमारी वैल्यू आई 20, यानी हमारा 20% का एरर है इस लाइन पे भी, ठीक है। तो इसको हम और ट्वीक करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब हम कॉस्ट फंक्शन के लिए भी एक फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पर हमें एक्स चाहिए होगा, वाई चाहिए होगा, और जो हमारी बीटा की वैल्यू है वो चाहिए होगी, ठीक है। तो अब हमारा इसका फंक्शन क्या होता है, वही जो हमारा हाइपोथेसिस था, जो हमारी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइपोथेसिस 1/2n, ठीक है, 1/2n। इसको अभी हम डिवाइड करते हैं। ये हमारा हाइपोथेसिस क्या है, हमारा हाइपोथेसिस का फंक्शन क्या है, ये हमारा हाइपोथेसिस का फॉर्मूला है। इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइपोथेसिस। अब रिटर्न करेंगे हम वैल्यू, रिटर्न क्या करेंगे, सम, यानी ये जो हमारा समेशन है, ठीक है। आप चीज़ों को टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। जितनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं ना, उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया और इसको करना है हमें डिवाइड। इसको डिवाइड करते, सॉरी, इसका पहले तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर हमारा स्क्वायर है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए बेसिकली फॉर्मूला क्या है, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करना है ना, राइट, इससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई, फिर इसको डिवाइड करेंगे हम, ये जो हमारा 1/2n है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 1/2 इंटू n। n इसीलिए हमने वहाँ पर लिया हुआ था, अगर आपको याद होगा, यहाँ पर हमने n की वैल्यू स्टोर करी हुई है, ठीक है। तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें अपना कॉस्ट फंक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कॉस्ट के लिए कर लिया है। अब हमें अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज करना होगा कि हमें अपनी जो बीटा की वैल्यू है ना, बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, जो क्या मतलब उसको रेलेवेंट वैल्यू है, जो हमारी बीटा की रेलेवेंट वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, मतलब एक सफिशिएंट वैल्यू होनी चाहिए कि जो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करे। तो अब हम ग्रेडियंट डिसेंट का यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, ये हमारी एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है। इस पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, इनसे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है। हमारी जो बीटा है ना,
जो हमारा बीटा है कौन सी वैल्यू सबसे क्या कहते हैं उसको सटीक रहेगी ना, वो फाइंड करके देगा हमें। यहाँ पर बताऊँ, कुछ इस तरीके से इसका बाउल टाइप का कर्व बनता है। यहाँ पर एक टेंजेंट लेते हैं, ये सपोज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, सपोज ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हम लर्निंग रेट लेते हैं, इसमें कुछ लर्निंग रेट लेते हैं, उसके बेसिस पे ये हमारी वैल्यू आगे बढ़ी, फिर हम यहाँ पर पहुँचे, फिर हम यहाँ पर पहुँचे, फिर हम यहाँ पर पहुँचे। ये लर्निंग रेट है ना, लर्निंग रेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस केस में, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट में। पहले हम बड़े बड़े स्टेप लेते हैं, ठीक है, बड़ा स्टेप लिया, फिर उससे थोड़ा छोटा स्टेप लिया, फिर ऐसे छोटे 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 लेके ये हमें सपोज यहाँ पर पहुँचना है, ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। यहाँ पर हमारी जो एरर रेट है वो बहुत कम है, मतलब जो हमारा एरर है, जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो हमें ये वाली वैल्यू अटेन करनी है। तो ग्रेडियंट डिसेंट हमें ये हमारी ऑप्टिमाइज़ करवाता है, ठीक है, तो इसीलिए हम ग्रेडियंट डिसेंट का यूज़ करते हैं। अब इसीलिए हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, GRDDSC, ग्रेडियंट डिसेंट एक फंक्शन बना लेते हैं। इसमें हमें x की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, हमें y चाहिए होगा, एज यूजुअल हमें y चाहिए होगा अपना, और इसमें हमें लर्निंग रेट, ठीक है, LR लर्निंग रेट हमें चाहिए होगा, और हम कितने इपॉक्स के लिए उसको कितनी बार उसको आइट्रेट करवा रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है, उसको कितनी बार हम रन करवा रहे हैं, ठीक है। अब कितनी बार रन करवा रहे हैं यानी हम उसको कितनी बार चलवा रहे हैं। अब अगर हम इपॉक अपना 1 देंगे तो वो एक बार चलेगा, ठीक है। अगर उसको जितनी बार देंगे वो छोटे 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 स्टेप लेता रहेगा और उतनी बार ट्रेन होता रहेगा और चेक करेगा कि कहाँ पर उसको बेस्ट क्या कहते हैं उसको, बेस्ट वैल्यू उसको कहाँ पर मिल रही है जिसमें उसका जो एरर है वो मिनिमम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए हम इसको करते हैं। एक हम एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं, इसमें यहाँ पर हमारी वैल्यू स्टोर होंगी, कौन सी वैल्यू स्टोर होंगी अभी हम देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा इपॉक्स है ना, कितने इपॉक्स के लिए चला रहे हैं, यहाँ पर हमने 0 से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वरना ये कोई एक रैंडम वैल्यू स्टार्ट कर लेगा और वहाँ से करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, जो हमारी इपॉक की वैल्यू है जो हम बाद में देंगे, ठीक है, इनिशियलाइज करेंगे, वहाँ तक चलेगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू इपॉक चलेगा। अब जो हमारा हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो हमारा ये हाइपोथेसिस है ना, यहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे, जो हमारा ये फंक्शन बनाया था हमने हाइपोथेसिस का, ठीक है, यहाँ पर वो वैल्यू डालेगा, यहाँ पर हमने अपने फंक्शन को दिया। फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, 2 वैल्यूज़ ले रहा है, ठीक है, एक तो हमारी x की वैल्यू ले रहा है और दूसरी बीटा की वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी x की वैल्यू डाल देंगे और हमारी बीटा की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, सॉरी बीटा की वैल्यू डाल देंगे। ये हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन यहाँ पर काम आया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम एक एक करके सारी वैल्यूज़ चेक करेंगे। जो हमारा x का कॉलम है ना, इन सारी वैल्यूज़ के लिए ये हमारी x की वैल्यूज़ है, x की वैल्यूज़ के लिए हम अपना बीटा फाइंड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक एक करके आइट्रेट करवाएंगे पूरे जितनी भी वैल्यू है 71 × 4, ठीक है, 71 × 4 करेंगे तो उतनी बार हमारा वो चलेगा, क्या कहते हैं उसको, लूप चलेगा। तो यहाँ पर हम लूप चलवाते हैं फॉर i इन रेंज, रेंज कहाँ तक चलेगा, ये हमारा चलेगा 0 से लेकर लेंथ ऑफ, और ये कहाँ तक चलेगा, x जो हमारे कॉलम है ना, जो हमारे लेंथ के जो हमारे x के कॉलम है, COLUMNS, ठीक है, जो हमारे कॉलम्स हैं, कितने कॉलम है हमारे पास, 4 कॉलम है, ठीक है, ये हमारे 4 कॉलम है, 4 कॉलम की जितनी भी वैल्यू होगी यानी 71 × 4, ठीक है, यहाँ तक हमारा ये लूप चलेगा। और उन सारी वैल्यूज़ के लिए हमारा जो बीटा है वो हमें कैलकुलेट करेगा, मतलब हमारी सबके लिए अलग अलग, मतलब इसके लिए अलग बीटा देगा, इसके लिए अलग बीटा देगा, इसके लिए अलग, सबके लिए हमारे पास अलग अलग बीटा आ जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज़ के लिए हमारा बीटा चेक होगा और जो हमारे पास रेलेवेंट बीटा आएगा, ठीक है, ये हमें वो बीटा प्रोवाइड करवा के दे देगा। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं। अब लर्निंग रेट हम आगे प्रोवाइड करवाएंगे। तो लर्निंग रेट ये कैसे आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको मेरी वो वाली प्लेलिस्ट को अगर आप एक्सेस करेंगे तो इसका बेसिकली हम फॉर्मूला कहाँ से निकालते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है ना, इसको जब हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट के फॉर्मूला आता है, वो
क्या होता है, कैसे होता है, जब आप मेरी वो वाली वीडियो एक्सेस करेंगे ना तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इसमें इसको आपको यहाँ पर डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जस्ट हम अपनी वैल्यूज़ को फाइंड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी एसके लर्न की हेल्प से भी होती हैं। मैं यहाँ पर आपको जस्ट करके बता रहा हूँ, ये मैंने करा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसी हो रही हैं, क्या हो रही हैं, ये मैंने सारी डिटेल में बता रखी है यहाँ पर, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डिटेल में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका भी वेस्ट होगा, मेरा भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ना हो इसीलिए। तो यहाँ पर ये हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा, इसको अगर हम डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा उसका फॉर्मूला आता है। यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, यस, तो जे को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये कॉस्ट है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर, एक सेकेंड, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है, अब यहाँ पर हम कॉस्ट फंक्शन को जे में डाल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे कॉस्ट फंक्शन कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, एक तो हमारी एक्स ले रहा है, वाई ले रहा है, और ले रहा है हमारा बीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, अब जो ये हमारा आई है ना, ये आई की वैल्यू, जो हमारी ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ हैं, इसको हम आई में डाल देते हैं। ये हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई थी ना, इसीलिए बनाई थी ताकि हम इनकी जो हमारी वैल्यूज़ आएँ इसको यहाँ पर अपेंड कर सकें, ए पी पी ए एन डी। ठीक है, अपेंड कर सकें, तो सॉरी जे, यहाँ पर हमने अपेंड कर दिया। और जो ये हमारा के हमें दे देगा के प्लस इक्वल टू 1, ये हमें हमारी बीटा की वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, एक एक करके हमारी वैल्यूज़ हमें दे देगा, रिटर्न आई कॉमा बीटा। ठीक है, यहाँ पर ग्रेडियंट डिसेंट की हेल्प से हमें अपनी बीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, एक सेकेंड, हाइपो हमारा फंक्शन क्या है, हाइपो ही है ना, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सॉरी यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू रह गया था हमारा। ठीक है, तो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट भी हमने यूज़ कर लिया। अब क्या करते हैं, हम अपने डेटा को इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब हमारे सारे फंक्शन बन गए। ठीक है, हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन बन चुका है, ये हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन रहा, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन बन चुका है। ठीक है, हमारा कॉस्ट मिनिमाइज, कौन सी वैल्यू के लिए हमारा कौन सा कॉस्ट मिनिमाइज होगा, ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है। ठीक है, हमारा जो हाइपोथेसिस है उसके लिए जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है कहाँ पर मिनिमाइज होगा, कौन सी जो हमारी कौन सी, एक सेकेंड, कौन सी हमारी बीटा की वैल्यू के लिए, कौन सी बीटा की वैल्यू के लिए हमारा कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज होगा, ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट की हेल्प से हमने देख लिया। तो अब हम क्या करते हैं, बीटा की वैल्यू जो है उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने जब अपने मॉडल को ट्रेन किया था तो जो मेरी इस वाले डेटा सेट के लिए जो मेरी अरे तो उसकी वैल्यू जो आई थी, मैं यहाँ पर 1.5 ले रहा हूँ क्योंकि मेरे डेटा सेट के हिसाब से यहाँ पर ये चीज़ें ना आपको ट्वीक करके आएंगी। ठीक है, मैंने जब रन किया था तो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, ज़ीरो से स्टार्ट करके मेरे को 1.5 के लिए मेरे को अच्छी वैल्यू आई थी। ठीक है, 1.5 जब मैंने इसको अपना बीटा की वैल्यू स्टार्ट करी थी, ठीक है, इनिशियलाइज करी थी कि मैं अपना बीटा कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 1.5 से अपना बीटा स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर अच्छी वैल्यू, मतलब मेरे को जो मेरा कर्व का वो था ना, वो मेरे को अच्छा मिला था। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 1.5 लेते हैं, या कोई और वैल्यू लेते हैं, 1.2 लेते हैं, वो आपके हिसाब से है। ठीक है, और आपके डेटा सेट के हिसाब से होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अभी तो आप ये वाला डेटा सेट अगर आप यूज़ करेंगे तो आप यही वैल्यूज़ रखिए तो आपको सही मिलेगा। फिर भी आप ट्वीक कर सकते हैं, अगर आपको और अच्छी एक्यूरेसी चाहिए तो आप अपने डेटा सेट का साइज़ बढ़ा सकते हैं और इन वैल्यूज़ को ट्वीक कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा आउटपुट मिले। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी ग्रेडियंट डिसेंट को हम लोग कॉल कर रहे हैं। अब इसमें हमारी कौन कौन सी वैल्यू थी, हमारी एक्स की वैल्यू थी, एक सेकेंड, हमारी एक्स की वैल्यू लेता है ये, वाई लेता है हमारा, बीटा की वैल्यू लेता है हमारा, और लेता है हमारा लर्निंग रेट। ठीक है, यहाँ पर है हमारा लर्निंग रेट। तो मेरा लर्निंग रेट मैंने 0.2 रखा है क्योंकि मेरे को, मैंने बताया आपको, सही वैल्यूज़ मिली। अब यहाँ पर हम ट्वीक करते हैं। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में इसको 200 इपॉक्स के लिए चलाता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में 200 इपॉक्स के लिए चलाता हूँ। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट गिवन 5। ठीक है, 5 आर्ग्यूमेंट गिवन है, और यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर मेरा बीटा रह गया है। अब क्या आ रहा है,
रिटर्न SQRT, वो एरर नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या बता रहा है ये, कौन सी लाइन के लिए बता रहा है ये एरर, रिटर्न कॉस्ट फंक्शन पे एरर बता रहा है ना, राइट। एक सेकेंड दीजिए मेरे को, तो ये कह रहा है ओके, यहाँ पर जो है ये रह गया है, एक सेकेंड, अभी भी एरर बता रहा है मिसिंग बीटा, कहाँ पर मिसिंग वन वैल्यू, हाइपोथेसिस x इंटू बीटा, ठीक है, सॉरी x इंटू बीटा नहीं है, x कॉमा बीटा है, छोटी छोटी चीज़ें। अब अगर हम देखें बीटा की वैल्यू, तो ये हमारी बीटा की वैल्यू हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट कर दी है, ठीक है। ये बीटा की वैल्यू अगर हम यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1x1 बीटा 1x टू द पावर 1 प्लस अप टू हमारा बीटा 3 तक जा रहा है, ठीक है। तो बीटा 0 की वैल्यू अगर हमारी 33 पॉइंट समथिंग रखेंगे, बीटा 1 की वैल्यू हम ये रखेंगे, बीटा 2 की वैल्यू ये रखेंगे, बीटा 3 की वैल्यू हम ये रखेंगे, तो हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमम आएगा, ठीक है। हमारा जो कॉस्ट है, जो हमारा एरर है वो मिनिमम आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारे बीटास की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हमारा जो मेन काम था वो हो गया, हमारे बीटा की वैल्यू आ गई है। अब क्या करते हैं, हम प्रिडिक्ट करके देखते हैं कि हमारा मॉडल अब कैसा प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, अब वही सारी चीज़ें हैं, हाइपोथेसिस, अब हमारा हाइपोथेसिस यहाँ पर काम आएगा जो हमने वहाँ पर काम किया था, ठीक है। ये वाला फंक्शन जो हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन था, जो हमारी y की वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करके देगा, यहाँ पर हमने इसको कॉल किया और इसको रन किया और चेक करते हैं हमारी y प्रेड की वैल्यू को। ऐसे चेक नहीं करते हैं हम, सीधा स्कैटर प्लॉट उसके लिए प्लॉट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी, यहीं पे से मैं कॉपी कर लेता हूँ स्कैटर प्लॉट को बार बार, वो क्या करेंगे हम कॉपी कर लेते हैं इसको, जस्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ेंगी, यहाँ पर x की जगह पे आएगा हमारा एज, क्योंकि हमने वैल्यूज़ चेंज करी ना थोड़ी बहुत, और y तो हमारा y ही रहेगा, लेबल इसका यही रहते हैं, कलर हम इसका यही रहने देते हैं y, और ये हमारा y प्रेड ही है, और x आएगा हमारा x एज, ठीक है, एज, और बाकी सारी चीज़ें आई गेस हमारी यही रहेंगी। एक सेकेंड, अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू गलत आ रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा कर्व है, लेकिन अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमें ट्विकिंग करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर 500 इपॉक के लिए चलाता हूँ, 500 इपॉक के लिए भी बात नहीं बन रही है, या तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, इसमें को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लॉटिंग में कुछ गड़बड़ हुई है आई गेस, यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लूँ। स्कैटर प्लॉट हमारा x एज के लिए प्लॉट हो रहा है और y, और ये हमारा y प्रेड ही है, ठीक है। ये हमारा y प्रेड 1 कर लेते हैं, क्या पता ऊपर वाला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा हो, ठीक है। नहीं, ये हमारा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, ये हमारी सही से वैल्यू प्रेडिक्ट करके नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ क्या पता रीस्टार्ट करके ये रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें वापस से रन कर जानी चाहिए। ये यहाँ पर तक देखो रन हो चुका है, ठीक है। अब ये 100 इपॉक्स के लिए काम कर रहा है, ठीक है। इपॉक्स एक एक करके ट्रेन हो रहे होंगे, ठीक है, बैकएंड में काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसने प्रिडिक्शन किया है। ये अगर हम देखें तो ये जो ब्लू पॉइंट्स हैं ये हमारे एक्चुअल डेटा पॉइंट है, और ये जो रेड लाइन है ये हमारी प्रिडिक्टेड पॉइंट्स है, ठीक है, हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं। तो हमारे मॉडल ने, अगर हम लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, ठीक है, तो यहाँ पर देखो लीनियर रिग्रेशन में कितना डिफरेंस है, इसमें बहुत सारे कम डेटा पॉइंट्स हमारे कवर हो रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें तो हमारे मैक्सिमम डेटा पॉइंट हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ठीक है हमारी अभी, ऑल्दो हमारे पास बहुत कम डेटा पॉइंट्स हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 60 to 70 के आसपास होगी, वो भी मोर देन इनफ है हमारे पास एज़ कम्पेयर टू आर लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। आर पॉलिनोमियल रिग्रेशन परफॉर्म वेरी वेल,
विद रिस्पेक्ट टू लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन के रिस्पेक्ट में तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ठीक है, तो इसीलिए जब हमारे पास नॉन लीनियर डेटा होता है ना, तो हम एक तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करेंगे तो वही हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम आएगी। तो एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम उसकी जगह पे हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑल दो नॉन लीनियर डेटा के लिए बहुत सारी एल्गोरिदम है, वो आपको धीरे धीरे आपको पता चलेगी। ठीक है, अब फ्यूचर आने वाले टाइम में तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया हमने। ठीक है, चीज़ें बैकएंड में कैसे काम हो रही हैं। ठीक है, हमारा ग्रेडियंट डिसेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉस्ट फंक्शन जो है हमारा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन है, ये जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है, ऑप्टिमाइज़र है जो हमारा, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके का आज पॉलिनोमियल रिग्रेशन देखा था। आई होप आपको पसंद आया हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी चीज़ से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जल्द से जल्द